गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है दूसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें आज का टॉपिक है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर या अपघटक आप कह सकते हो। तो डीकम्पोजर किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं कि अपघटक या डीकम्पोजर किसे कहते हैं। घटक डीकम्पोजर, तो डीकम्पोजर उसे कहेंगे जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवों का संश्लेषण करेंगे, उन्हीं को डीकम्पोजर कहा जाएगा। जैसे कोई सजीव हो, कोई सजीव हो, वो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाए। कोई भी सजीव हो, यहाँ पे आपको एज से नहीं लेना है कि वो कितनी एज में मृत्यु हो रहा है। तो कोई सजीव मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद उसके क्या बचेंगे, अवशेष बचेंगे। अवशेष में क्या रहेंगे, स्केलेटन रहेंगे, जिसे आप हड्डियां बता सकते हैं कि कुछ मृत्यु होने के बाद उसको मिट्टी के नीचे दफना दिया जाएगा, और दफनाने के बाद क्या बनता है, बचता है, उसका अवशेष बचता है। अवशेष बचने के बाद क्या होगा, उसके शरीर का विघटन हो जाएगा। जिसे क्या कहेंगे आप, अपघटक। कोई भी सजीव हो, किसी भी उम्र में, आपको उम्र से नहीं लेना है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद उसको मिट्टी में दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद कुछ उसके अवशेष बचते हैं। अवशेष जो कड़े रहेंगे, जैसे हड्डियां बचती हैं, हड्डियां जल्दी विघटित नहीं होती किसी भी पदार्थ में, तो उसका उस अवशेष का धीरे धीरे क्या होगा, 10 साल में, 15 साल में, या उससे कम या उससे ज्यादा में उसका विघटन होगा। और जब विघटन होगा तो उसी को क्या कहेंगे, डीकम्पोजर कहेंगे, अपघटक कहेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है जाति वृत्तीय संबंध। 5वां पॉइंट है लास्ट, जाति वृत्तीय संबंध। रिलेशन। जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक जंतु, जैसे कह सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक, पहले प्रोकैरियोटिक, इसके बाद क्या आएंगे, यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक। जाति वृत्तीय संबंध का मतलब होता है कि आप किस प्रकार जातियों की उत्पत्ति हुई है। पहले एक कोशिकीय जंतु का विकास हुआ, इसके बाद बहुकोशिकीय जंतुओं का विकास हुआ, जो उससे पहले उसके पूर्वज हो उनके संबंध में बताए, वही जाति वृत्तीय संबंध होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, जीवाणु आएंगे, जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु कभी भी आप इनको ना सजीव में रख सकते हैं ना निर्जीव में रख सकते हैं। जीवाणु हुए, वायरस हुए, जीवाणु को तो सजीव में रख भी, जो एक कोशिकीय में वायरस है, इन सबको सजीव में नहीं रखा जा सकता जीवाणु, क्योंकि ये जब कोशिका के अंदर आते हैं, कोशिका के अंदर आते हैं, तो ये जीवित हो जाते हैं।
अगर इनको कोई कोशिका नहीं मिली है, तो प्रोकैरियोटिक में आप जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जीवाणु क्या होगा, किसी भी कोशिका के अंदर वो जाएगा तो वो जीवित अवस्था में हो जाएगा, और जैसे वो कोशिका मृत्यु हो जाएगी, अगर कोशिका की मृत्यु हो रही है तो जीवाणु भी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो इसे हम सजीव में नहीं रख सकते, क्योंकि ये जब कोशिका के अंदर एंट्री कर रहा है तो जीवित अवस्था में, जब तक इसको कोई कोशिका होस्ट नहीं मिलेगा तो ये जीवित नहीं रहेगा, और जैसे कोई होस्ट इसको मिल रहा है, कोई सेल मिल रहा है, कोई कोशिका मिल रही, तो ये जीवित अवस्था में आ जाएगी, और जैसे इसको जिस कोशिका पे ये है वो कोशिका मृत्यु हो जाएगी, इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको सजीव और निर्जीव के बीच में रखते हैं, ना हम इसको सजीव कह सकते हैं और ना निर्जीव कह सकते हैं। फिर इसके बाद आपको देखना है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होगा, जातिवृत्तीय संबंध में इसमें बहुकोशिकीय जीव आएंगे, और बहुकोशिकीय जीव में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता कि वो कोशिका के अंदर एंट्री करेंगे तो वो जीवित रहेंगे, अगर उनको कोशिका नहीं मिली तो इनमें खुद की कोशिकाएं होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक जो होते हैं इसमें खुद की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सिर्फ जीवाणु प्रोकैरियोटिक जो है, हम इनके बारे में, जैसे जीवों की विभिन्न जातियों संघों के जगत के विकास कर्मों के अध्ययन को जीवों की विकासीकरण की जानकारी देता है। जैसे आप बताया गया पहला संघ क्या है, मोनेरा है, मोनेरा से प्रोटोजोआ आया, प्रोटोजोआ का विकास हुआ, प्रोटोजोआ के बाद कवकाएं, फंजाई आए। तो इसी क्रम को, इसी सीरियल वाइज क्रम को क्या कहते हैं, विकासीय क्रम कहते हैं या जातिवृत्ति संबंध कहते हैं। इस प्रकार भी आप बता सकते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का विकास हुआ, क्या बता रहा है, ये जातीय वृत्ति संबंध बता रहा है कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीयों का विकास हुआ है। तो ये भी ये बताएगा जातिवृत्तीय संबंध कि कहाँ पे जंतुओं का सर्वप्रथम कहाँ पे जंतुओं का विकास हुआ। तो सबसे पहले जंतुओं का विकास, सबसे पहले जीवाणु आए थे धरती पे, तो सबसे पहले जंतुओं का विकास कहाँ पे हुआ होगा, समुद्र में हुआ होगा। तो यही जातिवृत्तीय संबंध है। इसके बाद आपको जानना है, इसके बाद आप 5 जगत प्रणाली आपकी पूरी हो गई, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि किस किस लक्षण के आधार पर जंतुओं को 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा है क्या, पहला है मोनेरा। मोनेरा जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा, मोनेरस मीन्स होता है सिंगल। ये ग्रीक वर्ड, मोनेरा का ग्रीक वर्ड है मोनेरस, जिसका मतलब होता है सिंगल। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक है, और इसमें ये एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। ये एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय है, ये प्रोकैरियोटिक है, और दूसरा एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप लोगों को कई बार बताया गया। प्रो मीन्स होता है प्राचीन, जिसमें पुरानी, कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस होता है, तो जिसमें बहुत प्राचीन टाइप की का केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस, या कह सकते हैं नहीं भी पाया जाता, उसे क्या कहेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम जगत मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रोकैरियोटिक
कोशिका पाई जाती है। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई क्या क्या जाती है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ये इसकी कोशिका भित्ति है। जिसे आप सेल वॉल कह सकते हैं। इसमें अब हम देखेंगे पाया क्या क्या जाता है। सबसे पहले इसमें मीजोसोम पाया जाता है। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो इस तरह बिखरा हुआ होता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सॉरी, क्रोमोसोम ऐसे बिखरा हुआ क्रोमोसोम। और प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे सर्कुलर डीएनए भी कहा जाता है। सर्कुलर डीएनए। और इसमें 7ts राइबोसोम पाया जाता है। तो आप मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रीक वर्ड में मोनेरस में सिंगल होता है। सिंगल मीन्स क्या होता है? एक। तो ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? तो हमको पता है कि जब हमने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जो मोनेरा है एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक है। तो इसको हमने देखा कि ये प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है। फिर प्रोकैरियोटिक होने के नाते हम इसका क्या देखेंगे? सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम देखेंगे क्या क्या पाया जा रहा है। क्रोमोसोम पाया जा रहा है ऐसे बिखरा हुआ। सेल वॉल पाई जा रही है। मीजोसोम्स पाए जा रहे हैं। 70 के राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं और सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है या इसे प्लाज्मिड भी कहते हैं। प्लाज्मिड। तो इतना पाया जा रहा। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती। इसमें पोषण की विधि सबसे अधिक पाई जाती। इसमें जो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन पोषण विधि आप जिसे कहते हैं, विधि सबसे अधिक होती है। अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस प्रकार इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। और इसमें केंद्रक क्या है? एब्सेंट है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। इसमें गोल्जी बॉडी होती है। इसमें गोल्जी बॉडी होती और इसमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट है। तो सबसे पहले इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपने देख लिया कि फिगर किस प्रकार है। तो हम फिगर को मिटा के इसके बारे में जो मेन पॉइंट है आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक
उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, केंद्रक नहीं पाया जा रहा, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये पाया कहाँ जा रहा है। कि 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर ताप में भी रह सकता है। झरना होता है, एक झरना है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जिसमें हम आप भी नहीं सरवाइव कर सकते। लेकिन ये जीवाणु क्या करता है? मोनेरा में जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें जीवाणु का एग्जाम्पल, ये क्या करता है? इसमें सरवाइव कर ले जाता है। जीवाणु जो होते हैं 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये नर्म जलवायु में और गर्म जलवायु में दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। कैसा भी मौसम हो, कहीं का भी कंडीशन हो, ये क्या कर सकते हैं? यानी ऑल सीजन ये क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसमें जो कोशिकांग होते हैं झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो इसमें नहीं पाया जाता। लयन कार्य नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, आपको पता ही इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता या ना के बराबर पाया जाता। अब दूसरा देखते हैं, इसमें 70S प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। चौथा पॉइंट है, इसमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता है? इसमें पोषण की विधि आप देखेंगे। ये क्या होते हैं? ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। पोषण विधि, ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी। स्वपोषी का मतलब आप लोगों को पता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और क्या करते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को परपोषी कहते हैं। तो इनमें दोनों प्रकार। और पोषण की विधि इसमें सबसे ज्यादा प्रकार की पाई जाती है। कोई ऐसा जीव नहीं है कि इतना उसमें पोषण की विधि पाई जाती है। तो ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी,
अब लास्ट आता है जनन। इसमें जनन किस प्रकार से होता है? इसमें कायिक जनन, व अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में जैसे किस प्रकार होता है? ये कोई जीव है, इसमें क्या है? डीएनए क्रोमोसोम पाया जा रहा है। क्रोमोसोम क्या होंगे? अपने जैसा। अलैंगिक जनन में क्या करेगा? धीरे धीरे ये क्या होगा? ये डीएनए है, डीएनए अपने जैसा नया डुप्लीकेट डीएनए बनाएगा, और डीएनए सब बनाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये यहाँ से टूटना प्रारंभ हो जाएगा और टूट कर अपने जैसा नया डीएनए बना लेगा। तो सेम डीएनए, ये नहीं कि इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस हो। तो इसी को अलैंगिक जनन कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं। जो उसके शिशु हों सेम अपने पेरेंट्स के जैसे, इसके जो शिशु हों सेम अपने पेरेंट के जैसे हों, उसी को कह लेंगे अलैंगिक जनन और कायिक जनन। इसमें तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा में क्या क्या होता है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, जिसका एग्जाम्पल है, जिसमें एग्जाम्पल में आते हैं जीवाणु, BAC और माइकोप्लाज्मा। ये सब आते हैं और भी जंतु आते हैं। तो मोनेरा के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये किस प्रकार का जीव है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जा रही है या यूकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स कोशिका पाई जाती है और इसे एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। तो सबसे पहले हैबिट और हैबिटाट देखते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट, जिसे कह सकते हैं आप वास स्थान। ये कहाँ पे रहता है? वास स्थान। ये कहीं पे भी किसी भी प्रकार का मौसम हो, चाहे गर्म जलवायु हो चाहे नम जलवायु हो, ये कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं। चाहे झरने हो, चाहे माउंट एरिया हो, कहीं पे भी हो ये सरवाइव कर सकते हैं। चाहे 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, वो यहाँ पे भी सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है केंद्रक, इसमें एब्सेंट होता है। आपको फिगर में बताया गया किस कौन कौन से ऑपरेटर्स केंद्रक के भाग हैं जो इसमें नहीं पाया जाता, और कुछ कोशिकांग जो इनका होता है झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते। ऐसे ये पूरे सेल में क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, कहीं पे भी होते हैं। जैसे क्या क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स और भी है जो नहीं पाए जाते। और इसमें जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70S का पाया जाता है। इसमें पोषण की विधि इसके बाद आती है कि इसमें पोषण किस प्रकार का पाया जा रहा है। सबसे अधिक पोषण मोनेरा के जंतु में पाया जाता है। जो जीवाणु है ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा रखे गए हैं। तो इसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का पोषण पाया जाएगा, जैसे मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो लास्ट आता है कि जनन। इनमें जनन किस प्रकार का होता है? इसमें जनन कायिक जनन व अलैंगिक जनन दोनों होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा है। अब तक आप पढ़ रहे थे सन मोनेरा। इसमें एग्जाम्पल आपको बताया गया। इसका एग्जाम्पल जो था, एग्जाम्पल आपने जीवाणु के बारे में पढ़ा
कि जीवाणु ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें क्या था, जीवाणु। जीवाणु को आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रख देंगे तभी वो जीवित रहेगा, कम पे रखेंगे बहुत ज्यादा ठंड होगी वहां पर भी जीवित रहेगा, ये ऑल टाइम सरवाइव कर सकता है। तो हम देखते हैं कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा है यू बैक्टीरिया। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिक जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? इसे आद्य प्रकार के जीवाणु कह सकते हैं। आद्य प्रकार के जीवाणु या पुराने प्रकार के कह सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है ये आद्य प्रकार का जीवाणु होता है या बहुत पुराने प्रकार का जीवाणु होता है। ये विरल परिस्थितियों में भी रह सकता है या विरल परिस्थितियों में रह सकता है। जैसे 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये रह सकता है। और बहुत ज्यादा लवणीय जल हो उसमें भी रह सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक हो तब भी ये उस जल में रह सकता है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। ये जो होता है सत्य बैक्टीरिया होता है। सत्य बैक्टीरिया ये सभी टेम्परेचर पर नहीं रह सकता। ये आद्य प्रकार का जीव नहीं है बैक्टीरिया, ये सत्य प्रकार का बैक्टीरिया है। ये इसमें या विभिन्न परिस्थितियों में नहीं रह सकता। अगर इसे 80 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कहो तो ये नहीं रह सकता। और ये बहुत ज्यादा लवणीय जल में भी नहीं रह सकता। तो ये सत्य प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। यू बैक्टीरिया में जैसे कोई होस्ट पाया तो वो जीवित होगा, नहीं रह पाया तो नहीं। सब बैक्टीरिया में इसी प्रकार होता है। तो अब हम देखते हैं, ये सामान्य स्थानों पर भी कह सकते हैं पाया जा सकता है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनके आकार कैसे होते हैं? शेप, इनके आकार जो होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आकार, तो ये किस किस आकार में पाए जाते हैं? फोकस, फोकस आकार में पाए जा रहे हैं, जिसे स्फेरिकल कह सकते हैं। स्फेरिकल दूसरा होता है बैसिलस।
तीसरा है स्पिरिलम। चौथा है वाइब्रियम। ये स्पाइरल शेप्ड होता है। दूसरा कॉमा शेप्ड होता है, ये शेप्ड होता है। स्फेरिकल का मतलब होता है ये इस प्रकार, ये गोल गोल सी संरचना होती है फोकस बैक्टीरिया की। बैसिलस रॉड लाइक, इस प्रकार इसकी संरचना होगी, लंबी लंबी। स्फेरिकल से ये इस आकृति की होंगी बैक्टीरिया। और कॉमन से ये इस आकृति की होंगी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो आकार कैसा होता है, कोकस स्फेरिकल राउंड आकार की ये होती है। दूसरा है बैसिलस रॉड शेप की होती है, रॉड की संरचना इस प्रकार होती है, लंबी सी इस प्रकार होती है। स्पिरिलम स्फेरिकल होती है, स्पाइरल शेप्ड होती है, थोड़ा कॉइलिंग किए होती है और ये लंबाई में होती है। तीसरा चौथा है विब्रियम, कॉमा शेप भी होती है। आपको पता है कॉमा जब लगाया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो 99 से स्टार्ट होता है, 66 से स्टार्ट होता है और 99 पे जाके खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार इस बैक्टीरिया की संरचना होती है। तो बस इतना ही आज के लिए, बाकी आप लोगों को इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। आपने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, मोनेरा कहाँ पे पाया जाता है और इसका आकार कैसा होता है, आकृति, इसमें जो जीवाणु, जो एग्जाम्पल रखे गए हैं, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, इसकी आकृति कैसी होती है, किस किस आकृति के बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि इनका ये पोषण किस प्रकार करती हैं, जनन किस प्रकार करती हैं, और ये कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं। जैसे 2 प्रकार के होते थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये मोनेरा आपका पहला जगत खत्म हो गया। अब आपको बताना है प्रोटिस्टा। ये आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।